नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जस्ट इससे पहले हम बाल विकास के 15-15 प्रश्न करके दो जो है वो प्रैक्टिस सेट में प्रश्न देख चुके हैं। जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो है 15 प्रश्न बाल विकास वाले, वो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा जो मैथ पोर्शन है उसके 15 प्रश्न, और जो ये प्रश्न होंगे वो अधिकतर आपके पेडागोजी सेक्शन पर ही बेस्ड होंगे, क्योंकि जो 15 प्रश्न होते हैं वो पेडागोजी सेक्शन के आते हैं और बाकी जो 15 प्रश्न वो कैलकुलेटिव और कह सकते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, यह पूछा गया है। बच्चे क्या सीखते हैं, इसमें आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। चार ऑप्शन है: गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, या तर्क कौशल का विकास। ये तो मैंने प्रश्न पढ़ दिया। अब प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए कि प्रश्न को मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा कि प्राथमिक लेवल पर बात यदि करें तो बच्चे मैथ जो उनका सब्जेक्ट है उसमें क्या सीख रहे हैं या क्या नहीं सीख रहे हैं, इसको आकलन करना है। आकलन का मतलब क्या होता है, इसको आप चेक करते हैं, तो उसको चेक करते समय उनका जो ध्यान है, यानी कि आकलन करते समय उसका जो ध्यान है वो किस पर नहीं होना चाहिए यदि आप चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो गणितीय अवधारणाएं हैं, जैसे जोड़ हो गया, घटाना हो गया, यदि बच्चा इसको समझ रहा है तो इसका आप आकलन करेंगे कि नहीं, बच्चे ने कितना सीखा है, इसके लिए आप गणितीय अवधारणाओं को समझेंगे, समझ पा रहा है कि नहीं बच्चा, इसको देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए या नहीं आपका होना चाहिए। दूसरा कह रहा है गणितीय भाषा का विकास, यानी कि पहले जो चीजें उसे आ रही थी समझ में और आगे चल के उसे धीरे धीरे उन चीजों में और उसकी समझ विकसित हो रही है, तो इस पर ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये भी आंसर नहीं होगा। गणित की समस्याओं का जवाब देने में, जवाब वो दे पा रहा है कि नहीं, उसमें सटीकता आ रही है कि नहीं। जैसे आप उसे पूछ रहे हैं कि बेटा 2 गुणे 2 कितना होता है, तो वो तुरंत बता रहा है, कुछ गलत बता रहा है। तो ये सारी चीजें आप उस पर ध्यान देंगे, बिल्कुल देंगे, तो ये भी आपका आकलन करने में ध्यान में आएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा। पर बात करें यदि तर्क कौशल की, तो प्राथमिक कक्षाओं में क्या बच्चे तर्क करना सीख जाएंगे? आपने भी पढ़ा है अलग अलग अवस्थाएं जो बटी हुई हैं, तर्क करना का जो कौशल है वो थोड़ा सा बाद में विकसित होता है, जबकि प्राथमिक कक्षाओं को लेकर पूछा गया है। इसलिए आप इस ऑप्शन को यहां पर टिक करेंगे कि इस आकलन करते समय किस पर नहीं होना चाहिए ध्यान, तो तर्क कौशल पर जो है वो नहीं होना चाहिए, वो बाद में विकसित होता है। इसलिए 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 प्रश्न देखते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जो है उसका उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, या भाषा के माध्यम से समझाना। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में ये सीरियल अलग अलग लिखे हैं, कौन सा सही होगा। ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं जिससे आपको पूरा प्रश्न एक साथ दिखाई दे। अब आप सोचिए, मैंने प्रश्न पढ़ दिया, अब आपको यहां पर बताना है कि प्राथमिक कक्षाओं में कोई भी गणितीय अवधारणा आप जैसे बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका विकास होता है, चीजें को वो धीरे धीरे सीखता है। तो उसके विकास के क्रम में ये इनका सीरियल क्या होगा, सबसे पहले वो इनमें से क्या जो है किस क्रम से जो है वो गुजरेगा। तो बात करते हैं आंसर की। तो सबसे पहले भाषा के माध्यम से समझाना आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अनुभव प्रदान करना आएगा, फिर उसके बाद आपका प्रतीकात्मक जो प्रतिनिधित्व है उसका आप यूज करेंगे, और बाद में लास्ट में आपका चित्र बनाना आएगा। तो 4 3 2 1 ये सीरियल होगा, जो कि आपका पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में भी आप चाहें तो देख से चलते हैं। एक्सप्लेनिंग, पहले आप लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, तो प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, फिर यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फिर उसको अलग अलग जो चिन्ह है, प्रतीकात्मक चिन्ह है, उसके माध्यम से, फिर बाद में ड्राइंग पिक्चर्स। अगला देखते हैं प्रश्न 33। प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। 83 लिखा है, 27 लिखा है। उसने क्या किया, 83 में से 27 को घटाया और 64 लिखा। जबकि यदि बात करें यहां पर आना क्या चाहिए था, तो यहां पर 13 होगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और उस तरफ आपका जो है एक आपने कैरी लिया है तो 7 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, यानी कि 56 आना चाहिए था, पर 64 आया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है।
फिर कह रहा है प्रश्न में आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध करता है कि बच्चे ने गलत किया है, तो एक्चुअल में बच्चे ने सीखा क्या है उसके संदर्भ में 4 कथन लिखे हैं। कि पहला कह रहा है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। दूसरा कह रहा है बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, या फिर बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, या फिर यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सीटेट में एक ना एक प्रश्न इस टाइप का आपको हर साल देखने को मिलता है। तो जल्दी से सोचिए, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो सबसे पहले ऑप्शन काटते हुए चलते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा है ऑप्शन काटना सीखिए कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कभी भी बच्चे को आप इस प्रकार से गिराएंगे नहीं, उसे ये नहीं कहेंगे कि बच्चा नहीं जानता है। बच्चे को डांटना, मारना, कुछ टाइप की मैंने चीजें पहले भी आपको बताई हैं, तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं सही होगा, क्योंकि बच्चा नहीं जानता है तो आपकी गलती है। बच्चे को आप ऊपर क्यों दोष जो है वो लगाएंगे। तीसरा कह रहा है कि बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, ये भी नहीं होगा, अगर जानता ही होता तो यहां पर गलत क्यों घटाता। चौथा कह रहा है कि यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। गलती क्या होती है? जब कुछ थोड़ी बहुत किसी चीज में मिस्टेक हो जिससे आगे चल के सुधार। जब यहाँ पर सीधे सीधे उसने घटाया है, गलत तो ये भी नहीं आपका होगा। पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का प्रश्न आता है, स्थानीय मान से संबंधित ये जो त्रुटि है इसे कहा जाता है। 34 प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न आपके लेंदी हैं, इसीलिए मैं आपको 15 प्रश्न ही एक वीडियो में करा रहा हूं, ताकि आप आसानी से प्रश्नों को पढ़ें, समझें और आंसर जो है वो दें। 34 प्रश्न पढ़िए जल्दी से। कि अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। दूसरा कह रहा है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा कह रहा है प्रगति रिपोर्ट का विकास। और चौथा कह रहा है कि बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि को हम कहते हैं फीडबैक, इसकी रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो ये जो क्रम दे रखा है इसको आपको सही क्रम से लगाना है, बताना है कौन सा सही होगा। अधिगम और आकलन के चक्र के संदर्भ में ये जो चरण दे रखे हैं उसके संदर्भ में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन सबसे पहले आएगा दूसरे नंबर वाला कि शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। फिर यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। तो 2 के बाद आपका आएगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, जो कि आपका पहले ऑप्शन में है, यही आपका सही हो जाएगा। फिर आएगा प्रगति रिपोर्ट का विकास, और लास्ट में आपका आएगा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि, फीडबैक जो है उसकी रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो ये आपका सही क्रम होगा 2 1 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं 35 कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता, ये आपसे पूछा गया है। रोमन अंक आप जानते हैं, वो जो एक्स एक्स करके लिखा होता है ना, 10th को हम इस प्रकार से एक्स लिखते हैं, 11th के लिए एक लाइन खींच देते हैं, 9th लिखना है तो एक पहले लाइन खींच लेते हैं, वो सभी रोमन अंक होते हैं। तो इनका यूज आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता या किया जाता, ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। दूसरा कह रहा है कि रोमन अंकों को याद करना मुश्किल होता है। तीसरा कह रहा है कि रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। और चौथा कह रहा है कि बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में जो है वो सही होगा। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। जब तक मैंने प्रश्न पढ़ा आपने सोचा अवश्य लिया होगा, तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय मान, इस टाइप के कुछ वर्ड आप देख पा रहे हैं, इससे पहले भी आपने देखा था, ये आपके की वर्ड होते हैं जिनको आपको पकड़ना होता है।
रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, ये तो आप कभी भी नहीं कहेंगे। किसी की भी आपको बुराई नहीं करनी सीटेट में। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, बुराई आप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं किसी कार्य को करना जटिल है, उसको आप सरल बनाइए। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, बच्चे भ्रमित हो रहे हैं तो आपकी गलती है। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, पहला ही सही होगा। स्थानीय मान यहाँ पर कीवर्ड को समझिए और इस टाइप के वर्ड आपको दिखें तो उस आंसर को लगाने में ध्यान रखिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पूरा प्रश्न एक साथ दिख रहा है, वैसे आपको क्लियर दिख रहा होगा, पर कुछ लोग क्वालिटी कम करके देखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा जूम करके ही दिखाते हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे मैं टीचर हूं और आसपास आपको कोई चीज देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, कोई भौतिक वस्तु देख रहे हैं, उसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं या उसके लिए प्रोत्साहित करता है। आगे प्रश्न कह रहा है कि अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। जो एक ऐसी गतिविधि कर रहा है छात्रों के साथ शिक्षक, उसके पीछे सबसे उचित उद्देश्य इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा वो छांटना है। पहला कह रहा है कि ये एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सराट्स खेलने का आनंद लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। और चौथा कह रहा है यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। तो चारों ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये जो अलग अलग गतिविधि आप देख पा रहे हैं, या अलग अलग गतिविधि ना कहकर आप कहेंगे जो बच्चे के लिए भौतिक चीजों को समझाने के लिए शिक्षक अलग अलग गतिविधि करा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, वो ऐसा क्यों करा रहा है। वो डायरेक्ट नॉर्मल चीजों भी तो जो है पढ़ा सकता है, अपने शब्दों में समझाने के लिए वो क्यों प्रोत्साहित कर रहा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपको पढ़ने मात्र से ही तीसरा ऑप्शन स्पष्ट तौर पर सही लग रहा है कि बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है कि उन चीजों को बच्चे देखें, और साथ ही साथ आकार जो होता है उसका, उसके बारे में उनकी समझ का गहन भी बनाता है। जैसे कोई क्यूब का आकार है, उसकी भी अपनी जो शेप होती है उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बेलन हो गया, शंकु हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके आकार के समझ को भी कहीं ना कहीं और अच्छा बना रहा है। तो जाहिर सी बात है बच्चे और तरीके से अच्छे तरीके से सीखेंगे। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सब आपके नहीं होंगे। उपयोगी गतिविधि है जो बच्चों के आकारों का परिचय करा रही है। ऑप्शन देखिए कहीं ना कहीं गलत ये भी नहीं है, पर इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सही होगा, तो तीसरा आपका सबसे ज्यादा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37। प्रश्न कह रहा है कि अशिक्षित जो दुकानदार है, अशिक्षित दुकानदार है, उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो गणित हैं डैश गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। दूसरा कह रहा है कि सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी हैं। तीसरा कह रहा है उसमें अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। चौथा कह रहा है कि उसकी संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो बताना है कि अशिक्षित जो दुकानदार है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो गणित है, कोई पढ़ा लिखा दुकानदार नहीं है और वो भी गणित का यूज करता है, हिसाब लगा लेता है तुरंत बैठे बैठे कि इतने रुपए चावल तो अपने खरीदे तो इतने इतने रुपए हुए। तो उसकी जो गणित है उसके बारे में चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए, छाटिए जल्दी से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन मैं काट के बताता हूं। सबसे पहले आप कहेंगे कि गणित कक्षा में उपयोगी ही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हर चीज उपयोगी है। कहीं ना कहीं बच्चे उस तरीके से भी बहुत सी चीजों को सीखते हैं। दूसरा कह रहे हैं सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, तो ऐसा नहीं है। सभी गणितीय समस्याएं थोड़ा नहीं आपकी उस दुकानदार के जो तरीके होते हैं उससे हो जाएंगी, तो आपकी कुछ हो जाएंगी, जोड़ घटाना है, गुणा भाग है, इस टाइप की। तीसरा कह रहा है कि इसमें अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, तो ऐसा भी नहीं है। आप सामान लेके जाते हैं, कभी आज तक आपने देखा है कम तौला है उसने ज्यादा तौला है, एकदम स्पष्टता या शुद्धता आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये तो आप नहीं कहेंगे। चौथा कह रहा है कि उसकी जो संबंधित समस्याएं हैं, संबंधित समस्याएं मतलब जैसे उसे कोई चीज तौलना है, उसे कोई चीज देना है, तो उसकी जो समस्याएं हैं उससे संबंधित उसको हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति है। मतलब उसके पास जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अपना पढ़ा लिखा ना होकर
उसके विकल्प के तौर पर जो उसकी समझ है उसका उपयोग कर रहा है, अपनी जो समस्याएं हैं उसको हल करने में। समस्या क्या है? समस्या उसकी कोई नहीं है, जो सामान वो खरीद बेच रहा है दुकानदार, वो उसकी समस्या है कि उसे कितने रुपए में या किसी ने सामान खरीदा, उसने कितने रुपए दिए, कितने वापस करने, तो वो उसकी एक समस्या है। तो उसको हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में भी शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, ताकि बच्चे भी कुछ सीखें। यही आपका ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 कह रहा है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। पहला कह रहा है कि एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। आप ऐसा करेंगे कि एक शिक्षक है, उसको गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए उसके संबंध में पूछा गया कि सबसे पहले एक ही क्षमता वाले जो बच्चे हैं उनको एक साथ आप रख देंगे और फिर उनकी क्षमता के अनुसार उनको प्रश्न दे देंगे, या फिर एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखेंगे। तीसरा कह रहा है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखेंगे ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। बहुत ही बढ़िया। चौथा कह रहा है कि कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। क्या आप ऐसा करेंगे? अब 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा सीटेट में, क्या कि सभी बच्चे आपके लिए एक समान हैं। आप ये नहीं करेंगे कि किसी को कुछ और दे रहे हैं, किसी को कुछ और दे रहे हैं। तो आप इस मेरी बात से कौन सा ऑप्शन काटेंगे? बिल्कुल चौथा ऑप्शन काट देंगे कि कम क्षमता वाले बच्चे हैं उनके अनुसार उनको अलग क्वेश्चन देंगे और कठिन उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न देंगे। ऐसा नहीं है, भेदभाव आपको बिल्कुल नहीं करना है। फिर वापस से लौटते हैं और ऑप्शन की तरफ कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर एक दूसरे से सीखें। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तीसरा बिल्कुल सही होगा। दूसरा भी देख लेते हैं, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ बैठा देंगे आप, तो ऐसा भी नहीं है। अगर एक ही टाइप के सब बच्चे हैं तो एक दूसरे से वो क्या सीखेंगे? जैसे आप हैं उनका लेवल वैसे का वैसा ही रहेगा, तो दूसरा भी कट जाएगा, पहला भी कट जाएगा। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। देखिए पढ़ने में सही लग रहा है, पर जब तीसरे ऑप्शन के साथ कंपैरिजन करेंगे तब आपको समझ में आएगा तीसरा वाला ज्यादा बेहतर है। 39 प्रश्न देखते हैं। टोटल हम 45 तक प्रश्न तक जाएंगे, लास्ट में एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो, इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। इतने सारे प्रश्न, इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे अच्छे तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। एक लाइक वीडियो को सभी लोग कर दीजिएगा। प्रश्न देखते हैं कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक जो सर्वेक्षण है उसमें बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या फिर बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, या फिर वर्ष की जो अंत परीक्षाएं हैं उनके लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो बताना है आपको ऑप्शन ABCD 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली जो कक्षावार दक्षता है और कौशल है उसको परिभाषित जो है वो किया जा सके। टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटिशंस एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 40 कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, क्या ये एक गतिविधि है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, क्या ये एक गतिविधि है। तीसरा कह रहा है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, ये तो गतिविधि बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही आप ऑप्शन काट दीजिए। बच्चे का अन्वेषण में लगना, अन्वेषण मतलब होता है खोज, तो बताना है आपको 1 2 4 में से कौन सा सही होगा। देखिए एक ऑप्शन भी मैंने आपके लिए कम कर दिया, तो जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा है कौन सा कार्य एक गतिविधि है। छापना गतिविधि नहीं होता कि श्यामपट्ट से आप छापे दे रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो वो आपकी गतिविधि नहीं होती है। तो और ऑप्शन की चलिए बात करते हैं, मतलब आंसर की बात करते हैं। तो देखिए शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, तो क्या ये गतिविधि होती है। बच्चे को प्रश्न सिखा रहे हैं तो ये किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होती है। फिर बच्चे का अन्वेषण में लगना, कोई चीज बच्चा खोज रहा है, तो क्या ये गतिविधि है, इस गतिविधि का एक हिस्सा हो सकती है। तो ये एक आइदर में आप ऑप्शन को डाल सकते हैं। दूसरा कह रहा है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, तो ये तो आपकी स्पेशली गतिविधि होती है, तो आप
आइदर वाले ऑप्शन को काटेंगे और दूसरे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि ये गतिविधि आपकी होती है। पर बच्चे का अन्वेषण में लगना जरूरी नहीं कि वो एक गतिविधि का हिस्सा हो। अगर वो ऐसे ही कोई चीज ढूंढ रहा हो, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको पेपर में को या बुक में कोई क्वेश्चन ढूंढना है, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं वो एक कोई गतिविधि है, वो तो आपकी एक समस्या का हल जो है उसका ही रूप है। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो सही होगा दूसरा वाला, बच्चों द्वारा कविता के रूप में जो है वो गिनती का वाचन। अगला प्रश्न देखते हैं 41 कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन है, एक एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना या समूह बनाना। बच्चों के बीच आपको गिनती का जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए पूछा गया है कि बच्चों को गिनती नहीं आती है और आप उनको सिखाना चाह रहे हैं, उसको विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में, मतलब संख्या सिखाने से पहले गिनती का कौशल या गिनती सिखाने से पहले के जो आपके लिखा ना पूर्व संख्या अवधारणा, वो कौन सी अवधारणा है जो इसके रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि बच्चे उनको ना भी सीखें तब भी वो गिनती सीख जाएंगे। उसके संबंध में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से तो आपका एक एक संगतता ये आपका सही हो जाएगा। किंडरगार्टन में आप देखेंगे इसका यूज होता है बहुत, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, ये आपका जो है किसके संबंध में, पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी क्रमबद्धता भी आवश्यक है, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना भी आवश्यक है और समूह बनाना भी आवश्यक है। 42 प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे मैं आपसे कोई चीज पूछूं और अब उसका फॉर्मूला बता दें आप, जैसे क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल का उसने फॉर्मूला बता दिया, तो अब आप बच्चे के बारे में क्या उसकी समझ है उसको क्या बताएंगे आप। ये आपने प्रश्न समझ लिया, 4 ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। पहला कह रहा है कि बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, क्या आप ऐसा सोचेंगे बच्चे के बारे में। दूसरा कह रहा है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। और इस चीज का भी ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर बताया नहीं, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे क्षेत्रफल आप देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल है तो अलग होगा, आयत का होगा अलग होगा, पर क्षेत्रफल पूछने पर उसने यहां पर लंबाई गुणे चौड़ाई जो क्षेत्रफल दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है किसका, आयत का, वो उसने डायरेक्ट बता दिया। जबकि वर्ग का क्षेत्रफल भी तो आपका भुजा गुणे भुजा वर्ग स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है, वो अलग होता है, पर उसने वो चीज नहीं ध्यान दी। उसने क्या क्षेत्रफल पूछा तो डायरेक्ट लंबाई गुणे चौड़ाई बता दिया। तो यही दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे ने कोई भी बंद आकार का क्षेत्रफल है और उसके सामान्य विचार को उसने यही समझ लिया कि सबका आयत का क्षेत्रफल के रूप में ही उसका यूज किया उसने। ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। देखने में तो बढ़िया लग रहा है, तीसरा भी देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ही है। जब आपको आकृति ही नहीं पता है तो क्या आप ये कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। चौथा कह रहा है कि बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। क्या क्षेत्रफल और परिमाप के बीच यहां पर किसी भी प्रकार की बात हो रही है, खुद से सोचिए। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो चलिए ऑप्शन काटना सीखते हैं। तो बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की तो बात हो रही है, परिमाप की यहां पर बात ही नहीं हो रही है। तीसरा मैंने ऑप्शन पहले ही काट दिया कि बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बिल्कुल नहीं सही होगा। 2 ऑप्शन बचे। पहला कह रहा है कि बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है, क्षेत्रफल का उसने फॉर्मूला बताया, तो अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। जानकारी तो है पर गलत जानकारी है, ये आप जरूर कह सकते हैं। इसलिए दूसरा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत का क्षेत्रफल ही समझ लिया है। वह आपको नहीं पता हो कि वर्ग अलग है, आयत अलग है, शंकु अलग है, बेलन अलग है, तो आपको केवल ये पता हो कि जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए किसी का भी तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपने क्या समझ लिया है, आपने एक गलत अवधारणा बना ली है कि सारी चीजें आयत ही होती हैं। तो ऐसा नहीं है, सबका क्षेत्रफल अलग अलग होता है। तो दूसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। 43 प्रश्न कह रहा है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। कभी भी आप किसी भी विषय को कठिन विषय नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि आप उसे कठिन कहेंगे तो वो
शिक्षक की जो है कहीं ना कहीं कमी है कि वो नहीं सिखा पा रहा है, तो ये आपका पहला ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, कभी भी नहीं सही होगा। दूसरा कह रहा है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो दूसरा ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं ये आपका लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, ये आपका भी कट जाएगा ऑप्शन कि आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं ऐसा माना जाता है, जो कि सत्य नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। पूछा गया था गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य आपको छांटना है, दूसरा भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है, बिल्कुल ऑप्शन सही हो सकता है। चौथा भी देख लेते हैं कि गणित केवल कठोर अभ्यास से ही सीखा जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं है, चौथा ऑप्शन कट जाएगा। यही आपका सही होगा कि हर कोई गणित सीख सकता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि आप गणित से घिरे हुए हैं। जैसे अभी एक दुकानदार की मैंने बात की थी, तो आप क्या है जो नॉर्मल दुनिया जी रहे हैं उसमें भी तो गणित का उपयोग कर रहे हैं, तो कोई भी एक अशिक्षित दुकानदार, अभी मैंने वर्ड यूज किया था, वो भी तो गणित का यूज कर रहा है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न 44 की तरफ कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट जो है वो वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की और जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। समकोण आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल कोण होता है। आगे कह रहा है और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। 4 समकोण बने हुए जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज को खींचा गया और बच्चे को क्या कहा गया कि त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। अब जो ये परिस्थिति ऊपर आप देख पा रहे हैं बच्चे को दी गई है, इसमें शिक्षक ने क्या प्रयोग किया, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड यूज किया, निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड यूज किया, व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड यूज किया, प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मेथड यूज किया। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन दूसरा नहीं, पहला वाला आगमन विधि इंडक्टिव मेथड जो है ये बिल्कुल सही होगा। एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगमन विधि दी किसने थी, तो अरस्तु ने दी थी। इनकी सबकी ट्रिक मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो आगमन विधि है इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सभी जो शिक्षण सूत्र हैं उनका यूज जो है वो किया जाता है। बाकी बहुत चीजें डिटेल में हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से ही बात कर रहे हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका सभी का बनता ही है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कराता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे सीटेट की, और जो सुपर टेट है उसके लिए लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। शाम 8 बजे सुपर टेट की है इस समय, और दोपहर 3 बजे सी टेट की है। समय के अनुसार इसमें बढ़ोतरी और कमी भी देखने को आपको मिल सकती है। तो अभी जो है वो मैंने बता दिया। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न 45 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। पहला कह रहा है कि संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, या संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक हैं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, कौन सा सत्य नहीं है। तो आपका यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, मैंने कल भी बताया था, केवल क्या करता है, लिमिट तय करता है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सत्य नहीं पूछा था ना, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। बाकी सभी यहाँ पर सही है। पहला भी पढ़ सकते हैं, तीसरा भी पढ़ सकते हैं और चौथा भी पढ़ सकते हैं। तो सभी प्रश्न हमारे 15 समाप्त हुए। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। तो 55 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। एक प्रश्न हमने इससे पहले वाले बाल विकास वाले में भी पूछा था, उन दोनों का ही आंसर है, इसका और उसका, दोनों का आंसर हम देखेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो ये प्रश्न है आपके लिए कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक जो है वो प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी, 75 होगी, 375 होगी, 15 होगी या 17
70 होगी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा सही होगा? ए चाइल्ड स्कोर्ड 75 मार्क्स इन ईच ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, व्हाट इज द मीडियन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द चाइल्ड? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा, और साथ ही साथ कितने प्रश्न आपके 15 में से सही रहे अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे वीडियो आज का समाप्त होता है। आज में इतना ही। आशा करते हैं कि यह जो प्रश्न कराए गए हैं आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।